हेलो एवरीवन, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ और उसके एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ पिछले जन्म की याद दिला दें तुम्हें तो वो कुछ ज़्यादा सही रहेगा। अगर किसी को गलती से गॉस लॉ याद हो, आपको कि गॉस लॉ ना जाने कब पढ़ा था। गॉस लॉ वही जिसमें पढ़ा था तुमने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू ई क्यू नेट अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट। अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो तो फिर याद करने की कोशिश करना, नहीं तो पता ना कष्ट देगी। क्या करना है तुम्हें, छोड़ो। देखो, तो बेसिकली ये गॉस लॉ ने क्या आसान कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। जो हमारे पास कूलाम्स लॉ था, कूलाम्स लॉ से काफ़ी कठिन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, लेकिन गॉस लॉ से हमने काफ़ी आसान तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया था। ऐसे अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो देखी हो तो तुमने देखा होगा, मान लो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना कितना कठिन हो रहा था। इंटीग्रेशन करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ढिमकाना करो। मतलब वायोट सावर्ट्स लॉ को आसान किसने बना दिया है? आसान बना दिया है एम्पीयर सर्कुलर लॉ ने। किसने बना दिया? एम्पीयर सर्कुलर लॉ ने। जैसे गॉस लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में हेल्प करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, वैसे ही यहाँ एम्पीयर सर्कुलर लॉ यहाँ हेल्प करेगा मैग्नेटिक फील्ड निकालने में। तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम्हें डेफिनेशन तो किसी भी किताब में मिल जाएगी, कहाँ भी कुछ भी मिल जाएगा, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है समझना, उस चीज़ पे फोकस दो। तो मैं कहूँगा ये रही तुम्हारे पास सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली डेफिनेशन। क्या है? एम्पीयर सर्कुलर लॉ स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, अराउंड एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू मतलब परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग या पासिंग थ्रू दिस क्लोज्ड सर्किट। देखो, डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई कोई बात नहीं, मैं इसको मैथमेटिकल लिख के बताऊंगा, फिर पूरा एक्सप्लेन करूंगा, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अगर इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई। समझे कि नहीं समझे? कई बच्चों को ये बात भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, मैं कहूँगा तब भी कोई बात नहीं है। हम इसको एक एग्जाम्पल समझेंगे तो मैं और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं? जैसे गॉसियन सरफेस में, गॉस लॉ में तुमने गॉसियन सरफेस पढ़ा होगा, ऐसे ही यहाँ एक होता है एम्पियरियन लूप। क्या होता है? एम्पियरियन लूप। वैसे एक बता दें, एक प्रकार का हाइपोथेटिकल लूप है, या फिर बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकल वायर है। ये कोई भी प्रकार का रियल वायर नहीं है। इस बात का याद रखना कि जैसे मान लो वो, अगर तुम्हें याद हो तो गॉसियन सरफेस में ऐसे हमने बनाया था कि नहीं, ऐसे हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस, ऐसे इस तरीके से भी एम्पियरियन जो लूप होता है वो एक हाइपोथेटिकल लूप बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वायर है, यहाँ से समझ में आएगा। मान लो ये वायर है, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, मान लो 3 एम्पियर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमसे कहा जाए कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो। क्या निकालो? मैग्नेटिक फील्ड निकालो। एक तो वो तरीका है कि तुम गॉसियन सरफेस के लॉ की वायोट सावर्ट्स की हेल्प से निकालो, पूरा डेरिवेशन करो, इंटीग्रेशन करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, दिमाग खराब हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है, वो है हमारे पास एम्पीयर सर्कुलर लॉ। एम्पीयर सर्कुलर लॉ ये कहता है कि जहाँ भी तुम्हें निकालना है वहाँ से एक ऐसा क्लोज लूप बना दो। कैसा लूप बना दो? यहाँ से, और यहाँ से लेके यहाँ तक का मतलब ये डिस्टेंस हम मान के चलते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस है ए मान लो, या फिर सिंपली आर मान लो। बेसिकली आर क्या है? जो आर ये दो को तुमने बनाया हाइपोथेटिकल एम्पीरियन लॉ, ये क्या है? एम्पीरियन लूप है, और एम्पीरियन लूप का ये रेडियस है आर। समझे कि नहीं समझे? इतनी सिंपल सी बात तो समझ में आ गई होगी। और यहाँ निकालना है तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड। देखो, वायर ऐसा है, पोजीशन वेक्टर ऐसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ
ऐसा होगा, देखो इस तरीके से। ऐसे कभी देखा है कोल्हू में बैल कुछ घूमते हुए कि बीच में एक लकड़ी गड़ी रहती है, बैस ऐसे रहता है और इसमें बैल ऐसे इस तरीके से घूमता रहता है, कुछ वैसे ही है कि जो बैल का मूवमेंट है ना, ये बैल ऑक्स, वो बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं भैया, इस तरीके से है। तो मैं बता दूं कि आखिरकार ये जो बी पता है क्या होता है, बी, ये बी होता है मैग्नेटिक फील्ड एट एम्पीरियन लूप। समझ रहे कि नहीं, जो इस समय मतलब इस जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है बी। एल पता है क्या है, एल है करंट एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन लूप। क्या है, एम्पीरियन लूप। म्यू नॉट तो परमेबिलिटी है। ये बेसिकली किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है मीडियम के बारे में। मीडियम मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में आखिरकार कौन सा मीडियम है। और बात करते हैं आई, किसके ऊपर बात करते हैं, आई के ऊपर। आई पता है क्या है, आई है नेट करंट। नेट करंट किस में, नेट करंट इनसाइड एम्पीरियन लूप। जैसे वहाँ क्यू नेट होता था ना, वैसे यहाँ एम्पीरियन लूप के अंदर कितना नेट करंट है। जैसे मान लो एक जा रहा है 3 एम्पियर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आ रहा है 3 एम्पियर, तो ओवरऑल इसका आई नेट क्या है, आई नेट हो जाएगा 0। समझे कि नहीं समझे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली इसका डेरिवेशन कर लेते हैं ना, प्रूफ कर लेते हैं, फिर इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन भी करेंगे। जब हम लोग इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे ना, क्या बात करेंगे, एप्लीकेशन के ऊपर, तब तुम्हें ये वाला और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि एम्पीरियन लॉ का प्रूफ देखते हैं, सिंपल सा। देखो क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। देखो यहाँ फोकस करो। जैसे मान लो हमारे पास ये वायर है, क्या है, वायर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमें मान के चलते हैं तुम्हारे पास वायर है, इनफिनाइट है। इनफिनाइट मतलब कि इस वायर की लेंथ और यहाँ की दूरी आर अपॉन एल का जो रेशियो है वो लगभग 0 के बराबर है। समझे कि नहीं, अगर मान लेते हैं 0.00001, इतना सा, तुम इस तरीके से समझ सकते हो। देखो तो हम क्या जानते थे कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, वो आती थी B = μ0 I अपॉन 2πr। कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, यहाँ तक अगर बेसिक सिंपल सी बात समझ में आई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई क्या है, आई है वही जो ये आई पता क्या है, जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। μ0 क्या है, इसका मीडियम है। 2πr मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो हम क्या करते हैं अब कि यहाँ एक एम्पीरियन लूप बनाते हैं। एम्पीरियन लूप मतलब एक सर्कल सा लूप हमने बना लिया है और इसका रेडियस है r, और इसका जो मान लेते हैं इतना छोटा सा करंट एलिमेंट है, ये dl है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से dv। क्या समझे, इस तरीके से है। यहाँ तक बेसिक सिंपल सी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए। AR है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखो हमने आखिरकार क्या क्या देख लिए हैं। एक चीज़ तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, जितनी दूरी यहाँ से है R, उतनी दूरी यहाँ से R है, मतलब मान के चलते हैं 3 मीटर। 3 मीटर मतलब सब जगह रेडियस बराबर है। तो अगर रेडियस बराबर तो इसका मतलब ये है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ, उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ। मतलब हम बेसिक से हमारा कहने का मतलब है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑन द सर्कल। अब देखो तुम एक चीज़ यहाँ क्या देखते हो कि जिस ये डी एल भी इसी डायरेक्शन में है
और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। DL का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों इस सर्कल के पैरेलल है कि नहीं है। तो एक बात हम क्या देख चुके हैं कि जो एम्पीरियन लूप है तुम्हारे पास, उसके एम्पीरियन के इस सर्कल के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बराबर है। लेकिन एक चीज़ हम क्या देखते हैं, तो करंट एलिमेंट ऐसा है और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। देखो DL एंड DB आर टेंजेंट ऑन द सर्कल बोलो या फिर बोलो एम्पीरियन लूप। जो आखिरकार हमने एम्पीरियन लूप बनाया है उस पे DL एंड DB टेंजेंट है। टेंजेंट मतलब होता है जैसे कर्व हो तो उससे एक से चिपक के जाए। और एक चीज़ और के देख रहे हैं कि DL एंड DB एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। पैरेलल मतलब थीटा की वैल्यू हो गई है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। देखो अब हम क्या देखते हैं, B.dl, ये डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, B.dl cos थीटा, एंगल कितना है 0, तो हो जाएगा B.dl। कन्फर्म। हम क्या करेंगे, इसी B.dl का इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक चीज़ मैंने तुम्हें बता दी है कि इंटीग्रेशन में जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू, उसका इंटीग्रेशन होता है ना, डिफरेंशिएशन होता है। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एम्पीरियन लूप। और हम कह चुके हैं कि एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट मतलब बराबर है। मान के चलते हैं कि जितनी, मान लो यहाँ 10 टेस्ला है तो 10 टेस्ला यहाँ 10 टेस्ला, मतलब सर्कल के हर पॉइंट पे 10 टेस्ला ही है। इतनी सी बात समझ में आ गई है कि नहीं। देखो तो इसका मतलब कि B इंटीग्रेशन ऑफ DL। देखो अब बेसिकली DL क्या है, ये DL है सरकमफ्रेंस बोलो या पैरामीटर बोलो या फिर लेंथ ऑफ आर्क बोलो, तीनों का मतलब एक ही है। तो बेसिकली ये है सरकमफ्रेंस। और ये बताओ जो एम्पीरियन लूप है इसका सरकमफ्रेंस या पैरामीटर या लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, बेसिकली सर्कल में है तो इसकी लेंथ होगी, वो होगी 2πr। तो मुझे उम्मीद है कि हम तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि हम तुम्हें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमने देखा 2πr। इसको कई बार 2πr भी लिख सकते हो या फिर सिंपली तुम L लिख सकते हो। L मतलब क्या है, L मतलब है बेसिकली लेंथ ऑफ एम्पीरियन लूप। जो ये लूप बना है एम्पीरियन लूप, इसको चाहे तुम L लिखो या फिर 2πr लिखो, बराबर है बात है, बेसिकली L ही लिखते हैं। और हम क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू के लिए हमने एक फॉर्मूला भी यार बताया था कि B = μ0I/2πr। ये वैल्यू लेके यहाँ पुट करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, μ0I/2πr। L लिखो या फिर 2πr लिखो, L लिख लो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2πr, फिर L की जगह रख दो क्या 2πr, R से R कैंसिल। तो आखिरकार हमें क्या देखने को मिली है, हमें वैल्यू देखने को लेके μ0I। ये μ0I किसके बराबर था, B.dl के बराबर। तो ये रहा हमारा सिंपल सा सस्ता वाला गुस्सा दिलाने वाला प्रूफ। तुमको क्या यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ घुमा रहे हो, सिंपल सा पहले ही बोल देते, इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस थी। तो मुझे उम्मीद है कि आखिर यहाँ तक तुम्हें ये बेसिकली क्या ये है एम्पीरियन लूप का एम्पियर लॉ है ना, उसका प्रूफ है। जब पता मैंने पहली बार पढ़ा था ना तो मुझे पता क्या लगा था कि गॉसियन ने वहाँ कुछ काम किया तो इन्होंने यहाँ चीटिंग कर ली, मतलब एम्पियर को कुछ ना कुछ दिक्कत होती रही अपने दिमाग में, होती रही तो उन्होंने अपना लॉ बना दिया। नीले भाई अकेले तुम ही थोड़ी हो। देखो अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है कि जो तुम्हारे पास एम्पियर लॉ है ना वो हर जगह वैलिड है। मतलब तुम किसी भी तरीके का करंट का अरेंजमेंट लो, मतलब कैसा भी करंट का कॉम्बिनेशन हो कि ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, जो भी ऐसे भी तुम याद कर सकते हो, कर लो है। और जो तुमने एम्पीरियन लॉ लूप लिया है ना, एम्पीरियन लूप, उसका तुम कैसा भी
आर्बिट्रेरी मतलब जैसा तुम्हें शेप लेना है वैसा तुम लूप ले सकते हो। आर्बिट्रेरी क्लोज्ड लूप मतलब तुम्हें अगर तुम चाहो तो अभी हमने क्या बनाया था, इसके सर्कल बनाया ना, तुम चाहते तो ऐसे स्क्वायर भी बना सकते थे, रेक्टेंगल ही बना सकते थे, कुछ ही बना सकते थे, लेकिन हमने सर्कल ही क्यों बनाया है? क्यों? अगर हम पता देखो, हम अगर मान लो स्क्वायर बना लेते तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर जगह वेरी कर जाती। इसलिए हमने क्या नहीं लिया था, इसलिए हमने स्क्वायर नहीं लिया, हमने सर्कल लिया। सर्कल पे देखा तो सारे पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट आई होगी। और कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो मैं कहूँगा कि जहाँ तक मैंने ये बात बोली थी कि चलो मैंने प्रूफ कर दिया है, वहाँ तक अपने दिमाग में सेट कर लो। अब क्या कर सकते, जिसको नहीं आई समझ में, जिसको समझ में आई तो अगर एक बार में नहीं 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है कि तुम जैसा चाहे एम्पीरियन लूप ले सकते हो, और कैसा भी करंट का अरेंजमेंट हो, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे से यहाँ से जा रहा है, कैसा भी, ऐसे वायर हैं, ऐसे वायर हैं, कैसे भी वायर हैं, कुछ भी हो, यहाँ तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ऐसे ऐसे वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा, कैसा भी हो, जैसा तुमने, अगर तुम्हें गॉस लॉ सॉल्व करना आता है ना, तो एम्पियर लॉ लूप काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है। देखो हम क्या करते हैं, अब करते हैं एप्लीकेशन। हमने जैसी बात कही थी वैसी सत्य है कि जब तुम एप्लीकेशन करोगे ना, तुम्हें ये टॉपिक काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्या इसके 2-3 एप्लीकेशन कराएंगे, सब कुछ मज़ा आएगा। एक वो एनसीईआरटी में, मान लो ऐसे तुम्हारा वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, वो बोलता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालो, सब जगह निकालेंगे, घबराओ नहीं। मान लो देखो, अगर जिसे अभी तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो भी घबराना नहीं है, कोई दिक्कत हो तो एक बार जाके रिवाइज़ कर लो, क्योंकि यहाँ से कुछ हम लोग थोड़ा अलग पढ़ने वाले हैं। मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें लगभग चीज़ें आ गई होंगी, अगर नहीं आई तो यहाँ से वीडियो बहुत ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से देखो दोबारा। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, और हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट आई फ्लो हो रहा, आई मतलब हमने मान लिया है 3 एम्पियर। ये जो वायर है इनफिनाइट है, इनफिनाइट मतलब कि इसकी लेंथ और इसका रेशियो, मतलब R/L का रेशियो लगभग 0 के बराबर है, और हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो किसी भी वायर से अगर तुम किसी दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो तो तुम्हारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि वाइट-सेविट्स लॉ यूज़ करो, या फिर यूज़ करो एम्पियर सर्कुलर लॉ। इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी वही आंसर आएगा। अब बात देखो, थोड़ा कंसंट्रेट करो तो समझ में आएगा। इससे थोड़ा कठिन तरीके से हो जाएगा, इससे आसानी से हो जाएगा। चलो इससे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे तो हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो जो मान लो इस पॉइंट पे निकालना चाहते हो, अब तुम पे डिपेंड करता है कि जो तुम एम्पीरियन लूप ले रहे हो। देखो एक चीज़ याद रखना, लूप मतलब सर्कल नहीं होता है, लूप मतलब होता है कोई भी क्लोज्ड फिगर। क्या हो? क्लोज्ड फिगर। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम एम्पीरियन लूप कैसा लेना चाहते हो, सर्कल में लेना चाहते हो, रेक्टेंगल लेना चाहते हो, स्क्वायर लेना चाहते हो, ट्रायंगल लेना चाहते हो, क्या क्या लेना चाहते हो। हमारे पास निकल के आए 2 बच्चे, एक ने कहा भैया हम वही रट्टाफिकेशन वाला काम करेंगे, हम सर्कल में लेंगे। एक बच्चे ने कहा भैया हम लेंगे ट्रायंगल वाला, हम यहाँ बनाएंगे बर्मुडा ट्रायंगल। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सर्कल वाले की। उसने सर्कल लिया, बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। ये छोटा सा एलिमेंट क्या है, ये छोटा सा एलिमेंट है DL। और देखो क्या है, DL है।
और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी, समझे कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे हो जाएगी, अगर ऊपर थंब करंट जा रहा है तो ऐसे डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो इस सर्कल के टेंजेंट पे ड्रॉ हो रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक प्रकार का टेंजेंट शो कर रही है। कन्फर्म। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का हर पल डायरेक्शन अलग अलग चेंज हो रहा है। अगर किसी ने दिवाली पे चकड़ी जलाई हो तो जैसे रोशनी निकलती है ना, ऐसे ऐसे जो रोशनी निकलती है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो एक्सिस पे जो घूमती है मान लो करंट है। समझे कि नहीं, अब बहुत क्लियर हुआ। देखो हमने इतना जान लिया है। हम क्या जानते हैं कि इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखो जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी उतनी, मतलब हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ कांस्टेंट हो उसका ना इंटीग्रेशन होता है ना डिफरेंशिएशन होता है, तो आ जाएगी बाहर डी एल। और हाँ, इसको पढ़ने से पहले दिखा दें कि बी डॉट डी एल का आंसर आएगा बी डी एल कॉस थीटा। देखो डी एल भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, कॉस। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्या समझे, 0। देखो यहाँ जो हम करंट एलिमेंट के डीएल के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो करंट एलिमेंट किसका है, वो है एम्पीरियन लूप का, ना कि इस वायर का। बच्चे इसमें अक्सर गलती कर देते हैं, बच्चे सोच लेते हैं कि इसका करंट एलिमेंट है। नहीं, हम इसके एम्पीरियन लूप के करंट एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। डीएल वो करंट किसका, वो डीएल किसका है, एम्पीरियन लूप का। तो ये रहेगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा डी एल। हम क्या कहेंगे बेसिकली, डी एल क्या है, ये डी एल है सरकमफ्रेंस बोलो या पैरामीटर बोलो या लेंथ ऑफ आर्क बोलो, बात एक ही है, वो है। ये सर्कल है, इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। कन्फर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं कि बी डॉट 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी की वैल्यू कितनी आ गई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या समझे, इतना हो गया है। कुछ बच्चे मन के सच्चे वो कहेंगे भैया जो एम्पीरियन लूप आपने सर्कल लिया ना, आपने इस बच्चे की बात मानी, हम नहीं मानेंगे। क्या, हम नहीं मानेंगे। कोई ट्रायंगल भी ले सकता है, कोई स्क्वायर भी ले सकता है। हम वो कहेगा भैया हम लेंगे ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम पूछेंगे, वो कहेगा भैया हम लेंगे इक्विवेलेंट मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। वो कहेगा देखो भैया एक साइड ऐसे गई, एक साइड ऐसे गई और एक साइड ऐसे गई, मतलब ए वाली लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर, ए वाली लेंथ, मतलब तीनों लेंथ एक दूसरे के बराबर हैं। समझे कि नहीं। अब देखो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखो मान के चलते हैं 10 टेस्ला है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला नहीं होगी। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें अलग अलग देखने को मिलेगी। अलग अलग देखने को जैसे ही मिलेगी तो तुम्हारी हालत इसको सॉल्व करने में ख़राब हो जाएगी। देखो डीएल, क्योंकि आखिरकार यहाँ ए भी वेरिएबल हो गया है और ए भी वेरिएबल हो गया है, और तुम्हें ए वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने में तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी। बात है मैथ वालों की, तो मैथ वालों की इंटीग्रेशन में हालत ख़राब हो जाती है, बायो वालों की तो बात ही अलग है। तो हमें एम्पीरियन लूप इस तरीके से लिया जाता है जो हमारी कैलकुलेशन आसान कर दे।
हम एम्पीरियन लूप इस तरीके से लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट उस एम्पीरियन लूप पे कांस्टेंट आनी चाहिए, बस। क्या समझे? इतना सा मतलब होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक बात समझ में नहीं आई तो घबराना नहीं है। तुम्हें इतना याद रखना कि एम्पीरियन लूप ने एक प्रकार का अपन को आसान कर दिया था मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इतना ए आई क्या है? आई है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ? मतलब क्यू नेट, सॉरी आई नेट कितना है। मतलब जो तुमने एम्पीरियन लूप बनाया है ना, ये जो एम्पीरियन लूप बनाया है इसके अंदर आई नेट की वैल्यू कितनी है। अब हम बात करने वाले एम्पियर सर्कुलर लॉ के सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में, जहाँ तक बच्चों को समझ में नहीं आती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वाली एप्लीकेशन को काफ़ी ध्यान से देखना, तभी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीबीएसई में इसको कई बार पूछा गया है, कम से कम 2-3 बार तो इसको पूछा गया है। उसमें कहा जाता है कि मान लो तुम्हारे पास ये वायर है, इसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। पूछा जाता है कि उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसके सरफेस पे करंट के जो वायर है उसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और ये डेरिवेशन कराया जाता है किससे? एम्पीयर सर्कुलर लॉ से। देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये वायर है, 3D में है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसके जो ये वायर का सरफेस, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, और इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो जो हमारे पास ये वायर इस तरीके से होता है, बेसिकली हम मान लेंगे कि वायर है सिलेंडर। तो जैसे तुम सिलेंडर मानोगे तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा कि थोड़ा इसे हम मैग्नीफाई करते हैं और हम देखते हैं कि ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्या है? ये रहा तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया। और इस वायर का सेंटर रहा ए। जिस तरीके से जो पेन होता है इसका सेंटर निप होती है ना, ऐसे ये वायर है, इसका सेंटर है ये रहा। इसका रेडियस है, वो है कितना? वो है आर, नहीं सॉरी, इसका रेडियस है ए। और हम 3 पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हम मान के चलते हैं कि इसकी दूरी है 7 सेंटीमीटर। हम निकालना चाहते कहाँ? इतने पे, मतलब पी पे, फिर इसके सरफेस पे, और फिर मतलब कुछ इसकी पी क्यू आर दूरी पे, मतलब ए है ओ। ओ पी की दूरी कितनी मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर। ओ पी तो बेसिकली रेडियस हो जाएगा, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओ क्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और ओ आर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? हमने मान लिया है 10 सेंटीमीटर। तो अगर इस चीज़ को तुम विजुलाइज करोगे, देखोगे, तो इसमें क्या है कि ए आर जनरल डिस्टेंस है, कि आर इज स्मॉलर देन ए। समझे कि नहीं? आर अगर तुम यहाँ देखोगे तो वही आर लेते हैं, आर इज इक्वल टू ए। और यहाँ देखते हैं आर इज ग्रेटर देन ए। 3 कंडीशन बन गई है कि नहीं? बच्चे वाले ये तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इनसाइड वाली में। तो हम तीनों कंडीशन के ऊपर धीमे धीमे सारे ऊपर बात करेंगे। देखो, स्टार्टिंग करते हैं हम आउटसाइड से। जिस जगह तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहाँ से ही तुम सर्कल ड्रॉ कर दो ऐसे। तो मैं जो को जनरली सर्कल ही लेना मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म, मैग्नेटिक के केसेस में तो ज़्यादा सही रहेगा। तुमने क्या किया? एक सर्कल से सिंपल सा ड्रॉ कर दिया है। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है वो मान के चलते हैं आर। तो जो तुमने एम्पीरियन लूप बनाया है, इसकी लेंथ मतलब इसका पैरामीटर सर्कमफ्रेंस बोलो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2 पाई आर, या बेसिकली बोल सकते हैं एल। एल क्या है? एल है लेंथ ऑफ एम्पियर लूप। कन्फर्म है? अब देखो, वही यूज़ करो, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई। बेसिकली तुम जब भी देखोगे तो
इन दोनों में एंगल तुम्हें 0 ही देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हो, क्या ऐसे लिख सकते हो कि बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी हर पॉइंट पे तुम्हें कांस्टेंट देखने को मिलेगा, तो पुराना काम चल रहा है। तो बी इक्वल टू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। इस एल की वैल्यू क्या है, इस एल की वैल्यू लिख लोगे तुम एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट एल। एल की वैल्यू क्या होती है 2 पाई आर। तो बी क्योंकि इसको जल्दी से लेकर आ दे ताकि हमने इसे पिछली बार पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। कन्फर्म? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो आखिरकार तुम रिलेशन क्या देख रहे हो? तुमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब तुम आर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती जाएगी। समझे कि नहीं समझे? मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी। समझे नहीं? तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ग्राफ तुम्हें अभी ग्राफ के ऊपर एक साथ हम बात करते हैं। अब जो दूसरे ऊपर बात करते हैं वो देखो, इनसाइड निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है, इनसाइड तो आराम से निकल आएगा। अब सॉरी, मतलब ऑन द सरफेस आसान है, हम बात करते हैं इनसाइड के ऊपर। देखो इनसाइड पे थोड़ा कंसंट्रेट करना, बच्चों को यहीं ज़्यादा दिक्कत आती है। हमने मान लिया ए बनाया एम्पिरियन लूप, ये बनाया है कि नहीं बनाया है? इसको बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये हमने लूप बनाया है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो तो अगर हम बोलें कि इसका एल क्या होगा, एल होगा तुम कहोगे 2 पाई आर। इसको आर की जगह हम बी माने लेते हैं, दो ज़्यादा तुम्हें सही रहे लगेगा। कि यहाँ अगर तुम लिखोगे कि बी इज़ स्मॉलर देन ए, तो हम क्या देखते हैं कि एल इक्वल टू हो गया है 2 पाई बी। कन्फर्म? यहाँ तक भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरा केस कर रहे हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब जो मेन दिक्कत है वो आ रही है करंट के ऊपर। देखो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली है कि इस लूप के अंदर कितना करंट आ रहा है। समझे कि नहीं? ये तुमने लूप बनाया है ए, इसके अंदर कितना करंट आ रहा है, दिमाग यहाँ लगाना है। देखो हमें मान के चलते हैं कि इतने वायर में से, ये वायर है, ये रहा वायर। हम मान के चलते हैं तुम्हारे पास ये पाइप है। तो हम बोलते हैं कि पर सेकंड इसमें से 10 लीटर पानी निकलता है। 10 लीटर। फिर हम क्या करते हैं कि इस पाइप के अंदर एक पाइप सेट और कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं यहाँ बाहर तक। समझे कि नहीं? और हमें अब पता लगाना है कि इसमें से कितना करंट, इसमें से कितना पानी निकलेगा। इतनी तो बात कन्फर्म है कि 10 लीटर से तो कम ही निकलेगा। समझे कि नहीं समझे? 10 लीटर से तो कुछ ना कुछ कम निकलेगा। अब निकलेगा कितना वो इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ जो हम बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा एक फंडा यूज़ करने वाले, उस पर फोकस करने वाली बात है। यहाँ हम बात करने वाले हैं करंट डेंसिटी या फिर सरफेस करंट डेंसिटी। देखो तो बेसिकली इसका हम एक कोई सिंपल सा मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कितना, रो इक्वल टू क्या होता है, टोटल करंट। देखो इसका मतलब होता है इक्वल टू करंट अपॉन सरफेस, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया? जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे, सिग्मा इक्वल टू करंट की वैल्यू आई है और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना फ्लो हो रहा है,
हो रहा है वो है पाई ए स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे? अगर तुम्हें निकालना है कि इतने पार्ट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इतने करंट में से, तो वही होगा आई डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन इतने से का क्रॉस सेक्शन एरिया, इतने का क्रॉस सेक्शन एरिया। कुछ अगर समझो तो करंट जैसा ही है। अगर इस पर तुम थोड़ा फोकस करो तो मैं थोड़ा थोड़ा चार्ज जैसा समझ में आ रहा होगा। तो आखिरकार तुम इस तरीके से याद कर सकते हो कि करंट इक्वल टू हो जाएगा सरफेस करंट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। समझे कि नहीं समझे? देखो तो आखिरकार इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इसमें से तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया है आई डैश इक्वल टू और इतने का कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई बी स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस बी है इतने छोटे का। तो आई डैश इक्वल टू पाई बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या? तो वही यूज़ करेंगे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। देखो ए बी पता है क्या है? ए बी है मैग्नेटिक फील्ड एट द एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप मतलब जो तुम्हारे पास ग्रीन ग्रीन बना है ना, ये ग्रीन 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 ग्रीन, ये उसी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। मतलब इस ग्रीन ग्रीन सर्कल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, मतलब इस पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है? मैंने अब देख लिया है। सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, वो बी डॉट डी एल। ये डी एल पता है क्या है? ये डी एल है करंट एलिमेंट। कौन सा? इस ग्रीन ग्रीन है ना, इसका छोटा सा पार्ट डी एल। मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में डी एल है, तो ये हो जाएगा सिर्फ बी डी एल। क्या हो जाएगा बी डी एल, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हम करेंगे कि बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश। इसकी तुम वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है आंसर? इसकी वैल्यू आ रही है 2 पाई बी। क्यों? क्योंकि जो तुमने अपनी सर्कल लिया है ना, ये वाला, ये ग्रीन वाला, इसका रेडियस हमने माना है बी। और इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है? इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई डैश, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई डैश। तो बी इक्वल टू क्या आ गया है? म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई बी। अब काम आई डैश से तो चलेगा नहीं, फॉर्मूला रखो सिग्मा अपॉन और इसका वैल्यू आई थी पाई बी स्क्वायर। सिग्मा का तुम्हारे पास फॉर्मूला कितना था? अगर तुम्हें याद हो तो वो होगा करंट, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा था। जैसे हमने मान के चले थे कि मान के वायर है, इसमें से 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो मान के चलें कि 3 एम्पियर है अपॉन इस पूरे वायर का रेडियस कितना था? वो था ए, तो पाई ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है? पाई से पाई गया, आई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्या समझे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो करोगे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई बी अपॉन आई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे क्या कैंसिल, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई ए स्क्वायर आई बी। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि देखो ए तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, सिर्फ है वेरिएबल बी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और अगर तुम निकालना चाहते हो सरफेस पे तो बी इक्वल टू ए रख दो एट सरफेस, तो आ जाएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। कैंसिल कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए।
ये सरफेस हो गया है। ग्राफ बनाना काफ़ी आसान है। ग्राफ बनाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का और पोजीशन का। तो यहाँ ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ आर है। तो देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीज करेगा। यहाँ जो बेसिकली ये जो ए होगा ना, ये हो जाएगा आर इक्वल टू ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या था ग्राफ, उसके बाद था बी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना आउटसाइड के लिए, तो ग्राफ ऐसा डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, यहाँ होगी। समझे कि नहीं समझे। इस तरीके से मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को फिर भी ये समझ में नहीं आया, कितनी कोशिश करके समझाया है। तो उनके लिए सिर्फ एक ही एडवाइस है कि वीडियो दोबारा देखें तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझे। इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मैं एक बार समझा सकता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक मोटा सा पाइप है, इसका रेडियस हम मान के चलते हैं, इसका रेडियस है तुम्हारे पास 16 सेंटीमीटर। कितना है, 16 सेंटीमीटर। हम पता लगाना चाहते हैं कि इतने से पोर्शन में से कितना पानी फ्लो हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कि जो ये छोटा सा बना है इसका रेडियस हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। क्या 4 सेंटीमीटर। और हम मान के चलते हैं कि इस पाइप में से पानी कितना निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है 25 लीटर पानी पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में से 25 लीटर पानी निकलता है। इसमें से कितना निकलेगा, वही है रो इक्वल टू पानी अपॉन इतने का कर्व सरफेस एरिया, तो पाई 16 का स्क्वायर। इतने से में से पता कितना निकलेगा, इतने से निकलेगा वाटर इक्वल टू सिग्मा अपॉन इतने का कर्व सरफेस एरिया, तो पाई 4 का स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे। तो वाटर इक्वल टू सिग्मा पाई 4 का स्क्वायर। सिग्मा की वैल्यू 25 पाई अपॉन 16 का स्क्वायर। इतना पोर्शन हो गया, इतना पाई इंटू 4 का स्क्वायर। पाई से 4 पाई हुआ 25 4 अपॉन 16 का स्क्वायर, तो 25 अपॉन 16। तो यहाँ निकाल के रखोगे तो 25 अपॉन 16 इसका आंसर तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर निकाल के लाओगे वो आएगा 1 समथिंग 1.5 समथिंग। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो तुमने बनाया है ना इतना सा पोर्शन, इसमें से हर सेकंड 1.5 लीटर पानी निकल रहा है, और इस पूरे में से मतलब इतने में से कितना निकल रहा है, इतने में से निकल रहा है 25 लीटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो बेटा ज़रूर देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।